ईएमएफ इंड्यूस्ड, सर ईएमएफ ये पार्ट में इंड्यूस्ड आपने डायरेक्शन इसकी उल्टी नहीं बना दी, करंट आउट ऑफ किधर? द पेज और इनटू द पेज, पार्ट ए में आउट ऑफ द पेज नीचे, इनटू द पेज ऊपर। बेटा शाबाश, यू आर राइट, बिल्कुल तुमने ठीक बताया। मैंने ना ये इस तरह से था, यू आर राइट, शाबाश, ये इस तरह से था। और फिर राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं बनेगी, ये यूं, शाबाश, इस तरह से, ये यूं, और फिर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं। इनसाइड द सोलेनॉइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड द सोलेनॉइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और बी जो है वो किसके बराबर है? म्यू नॉट एन आई बटा, ठीक है। और इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है इस रीजन में, ये जो मैंने बिल्कुल ही शेड कर दी। और एंड पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आधी हो जाती है, B/2 हो जाती है यहां पर एंड्स पे। और इस रीजन में बी बहुत ही कम होगी, इस रीजन में भी बी बहुत वीक होगी। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है जी? जी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है EMF induced in a conductor, EMF induced in a conductor is directly proportional to the rate of change of या rate of cutting of magnetic flux linking the conductor. Magnetic flux linking the conductor. जी मुझे बताएं, कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे? जी कोई इशू? आगे चलते हैं। A coil of a coil of insulated wire is wound on a soft iron core. The coil is connected in series with a battery and a switch and an ammeter as shown in the figure 10.2. आगे क्या है जनाब? Uses law of electromagnetic induction to explain why when the switch is closed, the current increases gradually to its maximum value. The current increases gradually to its maximum value. जी इसका क्या मतलब? ये देखें, ये यहां से ये टाइम इन सेकेंड और करंट ये इन एम्पियर्स। जब आप स्विच क्लोज करते हैं तो क्वेश्चन ये स्विच आपने क्लोज कर दिया तो क्वेश्चन कहता है कि ये करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचते वक्त कोई थोड़ा सा टाइम लेता है। ये कह रहा है फौरन मैक्सिमम नहीं हो जाता, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है? अब ये चीज देखें कि अगर फर्ज करें कि इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम है और फर्ज करें कि जी टोटल वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट, मैं बात करता हूं, तो करंट किसके बराबर है? V/R के। करंट बराबर है 10/5 के और करंट बराबर किसके? 2 एम्पियर के। तो वो 2 एम्पियर तक जाने में करंट को थोड़ी देर लगती है। अच्छा, कौन मुझे इसका जवाब देगा? जी फरजान अली, तुम बताओ बेटा। फरजान द ग्रेट,
फरजान, जी सर, सवाल क्या? मेरा बेटा इसका जवाब दो ना, ये क्या है? सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि स्विच क्लोज करें तो करंट को अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में टाइम क्यों लगता है, यानी यूं क्यों नहीं हो जाता? इधर स्विच क्लोज किया, टाइम इन सेकेंड है, तो इधर स्विच क्लोज किया तो इधर स्विच क्लोज किया तो एकदम 2 एम्पियर क्यों नहीं हो जाता? इधर स्विच क्लोज किया तो टाइम 2 वो क्यों नहीं हो जाता? फुल मैक्सिमम क्यों नहीं हो जाता? मेरी आवाज क्या कट कट के आ रही है? अभी बाद ने मैसेज किया कि आवाज आपकी कट रही है। हेलो, सर सही आ रही है, अच्छा बात तो शायद नेट प्रॉब्लम हो। अच्छा जी, कहते हैं तो मैं माइक लगा लेता हूँ, लेकिन जो ही मैं माइक लगाऊंगा पता नहीं आवाज आना बंद ना हो जाए। अभी बात आ रही है? सर अब कट रही है, बल्कि अब नहीं आ रही। हेलो, हेलो, सर अब कट कट के आ रही है, पहले सही आ रही थी। अच्छा, हेलो, चलो मैं उतार ही देता हूँ इसको, अभी ठीक है। हेलो, ठीक है, सही है। हाँ जी, जो इसका देगा जवाब उसे मिलेगा बड़ा सवाब जी। ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन। मैं बार बार इस पेज 21 पर नहीं आऊंगा। यूज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन to explain why when the switch is closed the current increases gradually to its maximum value। जी जी, use laws of electromagnetic induction to explain why when the switch is closed, जी, the current gradually increases to its maximum value। जी जी, को बता सकता है मुझे कि नहीं? फरजान आप बताएं बेटा। जी बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जी सर आपने पढ़ाया था लेकिन भूल गया। हाँ, सर मुझे याद था लेकिन भूल गया। अभी आपने पढ़ाया था। कैफुल ईमान, जी कैफुल ईमान बेटा, आपने ये, आपको याद है ये लेक्चर के नहीं? मरियम नईम, जी मरियम नईम, मोहम्मद नवाज, अलबाब नवाज। सर मेरा जी ख्याल है वायर में थोड़ा सा लॉस हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से। नहीं, गलत। राहिम आप बताएं। मरियम, मैंने कहा ये अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन आती है तो बताएं। सर मुझे भी भूला हुआ है, इसका याद नहीं आ रहा इसका क्या हो सकता है। राजा अजीम ने वो लेक्चर सुना था, मुझे याद है अच्छी तरह। राजा अजीम, राजा सलमान अजीम, you were in the class when we were discussing this point। जी अल्लाह के नेक बंदो बताओ ना। द क्वेश्चन इज, बेटा ये मैंने, ये अगले पेज पे ये क्वेश्चन है, ये देखें। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। use to explain why when the switch is closed the current increases gradually to its maximum value। it doesn't increase quickly, फौरन नहीं आता। और मैंने आपको ये बताया था कि इस टॉपिक पे पिछले 10 सालों में सिर्फ 3 क्वेश्चन आए। ये भी मैंने बताया था, मैंने कहा था ये इतना रेयर टॉपिक है कि हम टीचर इसे पढ़ाना भी पसंद नहीं करते, या कम टीचर इसे पसंद करते हैं पढ़ाना। इसमें टोटल गिन के ये 6-7 दफा है, इससे ज्यादा दफा नहीं आया।
नहीं, इसका एक प्रॉपर नाम है। ये बात शायद तुम्हें याद हो जी, ये बात आपको याद है कि नहीं? इबाद से मुराद सैयद, हाँ हाँ इबाद जी। उमैर, आपको याद है कि नहीं? उमैर तो बहुत बड़े वलीउल्लाह हो तुम सारे। मैं भी सिर्फ दोबारा समझा देता हूँ बेटा। इस टॉपिक का नाम था सेल्फ इंडक्शन। मैंने क्या कहा था? सेल्फ इंडक्शन इस टॉपिक का नाम है। और मैंने कहा था कि हम टीचर, जिसमें मैं भी शामिल हूं, मैं बाकियों को नहीं कहता, हम सारे टीचर इसको पढ़ाना, इसलिए हमें नहीं पसंद इस टॉपिक को पढ़ाना कि ये 3 दफा तो नॉर्मल थ्योरी के पेपर में आया है, 3 दफा ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में आया है, 3 दफा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन के साथ आया है, और मेरा ख्याल है ये एक आध दफा पेपर 5 में आया। तो टोटल 10 से कम दफा ये पेपर क्वेश्चन आया। तो फिर टीचरों को अच्छा नहीं लगता कि यार एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम खूब मगज खपाई करें कि जितनी उसमें देर लगे। जनाब, टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है कि नहीं? और यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कॉइल होती है, कॉइल को आपको पता है, थोड़ा साइज लंबा हो तो उसी को सोलेनॉइड कहते हैं, उसी को इंडक्टर भी कहते हैं, और उसी को चोक भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं? अब सुनते जाएं। आपको पता है ये एक सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड में होता क्या है बेटा? इस सोलेनॉइड में, ये सॉरी, ये मैं इसका हटा देता हूं मैग्नेटिक पीस को, इस चीज को हटा देता हूं। इस सोलेनॉइड का इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरीके से चेंज हो तो इसमें वोल्टेज पैदा हो जाती है। इसके अंदर किसी भी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है? वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये मैग्नेट है, आप इसको सडनली थ्रस्ट इन करते हैं, तो इस मैग्नेट के मूव इन करने से इसमें वोल्टेज पैदा हो जाती है। अगर ये मैग्नेट यहां मौजूद नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसके पड़ोस में अगर कोई सोलेनॉइड है और उस सोलेनॉइड का करंट इंक्रीज डिक्रीज करता है, और उसका करंट इंक्रीज डिक्रीज करने से उसका मैग्नेटिक फील्ड इस लिंक करता है, इसको वो अफेक्ट करता है, तो तब भी इस कॉइल में वोल्टेज पैदा हो जाएगी। अच्छा, कोई और भी तरीका है? इन दोनों के अलावा कोई और तरीका है कि इस कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस हो? जी सर एसी करंट। जी बिल्कुल। इसका बल्कि आप यूं कहें, इस कॉइल का अपना करंट अगर चेंज हो तो क्या हो? ये कॉइल है, ये स्विच है, ठीक है कि नहीं है? तो आप ये चीज देखें, ये स्विच है, ये स्विच एस क्लोज किया आपने, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब आपने स्विच एस क्लोज किया तो उससे क्या हुआ? स्विच एस क्लोज करने की देर थी कि आप तो ये अगर फर्ज करें, चाहिए कॉइल की रेजिस्टेंस आप समझ लें 5 ओम है, और टोटल वोल्टेज आप समझ लें वो है 10 वोल्ट्स है। आप तो जानते हैं ना कि करंट कितना होगा? करंट 10/5 2 एम्पियर होगा। आप कह रहे थे कि यार मैंने टाइम, फर्ज करें इस स्विच, पहले ये टाइम आपने स्टॉप वॉच ऑन होगी थी, टाइम T1 पर आपने स्विच क्लोज किया था, ये वाला स्विच, ठीक है ना? अब ये स्विच आपने टाइम T1 पे क्लोज किया, ये वाला स्विच जो है, आप तो को कर रहे थे कि जो ही मैं स्विच क्लोज करूंगा करंट छलांगे मारता हुआ 2 एम्पियर पे चला जाएगा। करंट छलांगे मारता हुआ किधर चला जाएगा? 2 एम्पियर पे चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो ही आप स्विच क्लोज करते हैं, करंट को बिल्डअप होने में टाइम लगता है। करंट 2 एम्पियर तक पहुंचते पहुंचते देर लगाता है। दिस डिले इज बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दिस डिले इज बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन क्या है? जो ही आप ये स्विच क्लोज करते हैं तो यहां से करंट फ्लो करने की कोशिश करता है। जब करंट फ्लो करता है तो क्या होगा? जब आप स्विच क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो करता है, उस करंट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, अब आ गया है।
पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था और अब आ गया है, तो उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इस कॉइल में एक वोल्टेज पैदा होगी और वो वोल्टेज बैटरी वोल्टेज के अपोजिट होगी। अगर बैटरी वोल्टेज की डायरेक्शन, हम बैटरी को अगर हम वोल्टेज को अगर हम एक एरो से डिनोट करें तो बैटरी वोल्टेज है इस डायरेक्शन में, ये बैटरी वोल्टेज है। बैटरी का दिल है कि करंट यहां से यूं 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 जाए, लेकिन वो वोल्टेज पैदा होगी, वो अपोज करेगी बैटरी को, और उसकी अपोजिशन की वजह से, और फिर वो वोल्टेज आस्ता आस्ता खुद ही डाई डाउन भी हो जाएगी। ये उसका एरो छोटा छोटा करके दिखा रहा हूं कि वो खत्म भी हो जाती है। तो फिर करंट को फिर 2 एम्पियर तक जाने में थोड़ी देर लगती है। इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। इसे क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। और जब आप इस स्विच को ओपन करते हैं, जब आप इस स्विच को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो फिर क्या होता है, जब आप इस स्विच को ओपन करते हैं तो स्विच ओपन करने की देर है तो करंट सडनली जीरो होने की कोशिश करता है। करंट सडनली जीरो होते हुए फिर क्या होता क्या है, फिर कॉइल क्या करती है कि कॉइल में इतनी बड़ी वोल्टेज पैदा होती है। कितनी बड़ी वोल्टेज पैदा होती है, काफी बड़ी वोल्टेज पैदा होती है, जिसका दिल है कि करंट फ्लो करे। जिसका दिल क्या है कि करंट फ्लो करे। किस तरह, ये देखें, ये बैटरी थी, ये सॉरी कॉइल थी, ये बैटरी है, यूं ये स्विच है। ये स्विच आप पहले क्लोज था और आप ओपन करना चाह रहे हैं, और बैटरी की पोलैरिटी यूं है। ये बैटरी वोल्टेज को हम एक एरो से दिखा रहे हैं। अब जो ही आपने स्विच को ओपन किया, ये वाला स्विच एस जो है ओपन किया, तो करंट सडनली जीरो हो जाएगा। करंट एकदम सडनली जीरो हो जाएगा। ये जो करंट का सडनली जीरो होना है, ये पूछें क्या करता, करंट का सडनली जीरो होना वो फिर एक बहुत बड़ी वोल्टेज पैदा होगी जो चाहेगी कि करंट जीरो ना हो, जो चाहेगी करंट जीरो ना हो। और वो इतनी बड़ी वोल्टेज होगी कि वो इस स्विच के क्रॉस स्पार्किंग करेगी। इस स्विच के क्रॉस क्या करेगी, स्पार्किंग प्रोड्यूस करेगी। उसका दिल होगा कि हवा में से इलेक्ट्रॉन्स गुजर जाएं और गुजर के पहुंचे, यानी यहां से हवा में से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर आगे चले जाएं, और उसकी वजह से जो कॉइल का करंट है वो फौरन जीरो नहीं होता, बल्कि उसको डाई डाउन होने में टाइम लगता है। तो करंट के बिल्डअप होने को टाइम लगता है, करंट के डाई डाउन होने को टाइम लगता है। ये सारी बातें हैं सेल्फ इंडक्शन की। और इसीलिए कॉइल्स के क्रॉस या तो इस तरह की एक डायोड कनेक्ट कर दी जाती है। आम हालात में करंट यूं यूं फ्लो करता रहता है, जो ही स्विच ओपन करें तो जो ह्यूज वोल्टेज पैदा होती है वो इस तरह से अपना करंट फ्लो करवा लेती है, और फिर उसका करंट आस्ता आस्ता जीरो हो जाता है। ये नहीं करना तो इस स्विच के क्रॉस एक कैपेसिटर लगा दें, ताकि वो सारी जो एक्स्ट्रा करंट आया, जो एक्स्ट्रा करंट आएगा वो बेटा इस स्विच के, वो इसमें कैपेसिटर के अंदर आ जाएगा बेटा, और कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। ये ताकि स्पार्किंग प्रिवेंट हो जाए। क्या प्रिवेंट हो जाए, स्पार्किंग प्रिवेंट हो जाए। तो ये बेटा थी कहानी सेल्फ इंडक्शन की। आगे चलें, आप जब इस कॉइल को एसी करंट देते हैं तो फिर पूछें क्या होता है जी। एसी करंट देंगे तो क्या होगा, करंट कभी यूं जाएगा, कभी करंट यूं जाएगा। उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कभी इस तरफ को होगा, कभी इस तरफ को होगा। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा जी, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। वो वोल्टेज हमेशा बैटरी वोल्टेज को अपोज करेगी या एसी सोर्स को। जब एसी सोर्स का दिल होगा कि करंट यूं जाए तो वो वोल्टेज चाहेगी कि करंट यूं जाए। जब एसी सोर्स कहेगा करंट यूं जाए तो वो वोल्टेज कहेगी नहीं करंट यूं जाए। नतीजतन करंट ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा जी, ड्रास्टिकली बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कॉइल होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट को पास नहीं होने देती। बहुत ही, यानी ये समझें कि कॉइल इस तरह की एक रेजिस्टेंस है। फर्ज करें कि छोटी फ्रीक्वेंसी एसी करंट की रेजिस्टेंस कम हो तो उसके लिए ये 5 ओम की रेजिस्टेंस है। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो उसी के लिए ये 50 ओम की रेजिस्टेंस बन जाती है।
एसी करंट की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो, ये उसके लिए 500 ओम की रेजिस्टेंस बन जाएगी। यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कम हो तो वो इस तरह का होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो वो इस तरह का होता है, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो वो यूं होगा। तो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन वायर में तेज तेज ऑसिलेट करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो ये आप 5 और बड़ी रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो पता चला कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी करंट के लिए ये कॉइल ऑलमोस्ट एक वेरी हाई रेजिस्टेंस या पोजीशन ऑफर करती है। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं? और मैंने आपको इसकी इक्वेशन भी लिखवाई थी पिछले लेक्चर में, वो इस तरह से थी, वो एफएससी के रिलेटेड है। वो ये है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, EMF induced in the coil is directly proportional to, is directly proportional to rate of change of current in the coil itself. और फिर EMF is equal to minus L delta I over delta T, where L is the coefficient of self-induction. Where L is the coefficient of self-induction. ठीक है ना? ये वाली जो कॉइल है, इसमें अगर करंट चेंज हो तो इसमें इतनी ज्यादा वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर इस तरह की कॉइल है, ये बड़ी सेंसिटिव है, इसमें करंट चेंज हो तो इसमें बड़ी ज्यादा वोल्टेज पैदा होना शुरू होती है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हाई है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन लो है। हम कहते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ करंट चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट इन द कॉइल। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है बेटा? जी जी बेटा मैं हाजिर हूं, किसी को कोई बात ना समझ आई हो अभी तक? ये लेक्चर मैंने पहले दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्शन के नाम से लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है जो मैंने बढ़ाया था, और इसके 3 ही क्वेश्चंस आए थे पास पेपर में, जिनमें से एक ये था, ये मैंने वो भी उसमें भी वो 3 क्वेश्चंस भी अगले दिन कराए थे जी। और ये एसी सर्किट्स का सब टॉपिक है, और एसी सर्किट्स में नॉर्मली हम टीचर इसे नहीं पढ़ाते। हम कह रहा हूं, मैं बाकियों के साथ अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं कि हम इसे इसलिए नहीं पढ़ाते कि इसके क्वेश्चंस आते नहीं, लेकिन आए हुए जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं आए जी। ये क्वेश्चन जो है ना, इट कम्स टू एन एंड। जो क्वेश्चन 9 आपके सभी हमने नहीं पढ़ा जी। जी आठवां फिर वही, ये देखें अगर आप नोट करें तो ये किस टॉपिक से ताल्लुक रखता है? कोई बता सकता है मुझे किस टॉपिक से ताल्लुक रखता है? जी, ये F इज इक्वल टू BIL नहीं है, ये उससे ताल्लुक रखता है। A horseshoe magnet is placed on a top pan balance. A rigid copper wire is fixed between the poles of the magnet as illustrated in the figure 8.1. Okay. The wire is clamped at the ends A and B. When the direct wire is switched on the wire, the reading on the balance is seen to decrease. State and explain the direction of the force acting on the wire, the direction of current in the wire. ठीक है कि नहीं है? अब ये चीज देखें, उसके बाद आगे क्या है? आगे तो नहीं कोई क्वेश्चन इसका जी, वो तो खैर बाद में बात। जी जी मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जनाब, कोई बता सकता है कि नहीं? जी, इस क्वेश्चन को इस तरह से है, ये कहता जी रीडिंग ऑन द बैलेंस इज सीम टू डिक्रीज। इसका क्या मतलब है जी? ये देखें, ये उसने बैलेंस रखा हुआ। फर्ज करें कि ये इस तरह करके नीचे इसका स्केल कहीं आ रहा है और उस पे वजन लिखा हुआ आ रहा है मैग्नेट का 144.62 ग्राम। वो कहता है जब करंट फ्लो करता है इस रिजिड कॉपर वायर में
तो ये रीडिंग कम हो जाती है। लेट्स से ये 1.72 ग्राम हो जाती है, पहले 144 ग्राम थी, अब रीडिंग कम हो गई। तो मुझे बताएं कि क्यों रीडिंग कम, बता सकते हैं आप मुझे कि नहीं? जी, फोर्स ऑन द वायर के पर्सपेक्टिव से बताना है। कोई मुझे बता सकता है कि क्यों कम हुई है? जी, मैं इसी डायग्राम को ये आपके सामने यूं दिखाता हूं। ये जनाब वो नीचे वाला बैलेंस स्पैन है। बेटा क्वेश्चन आप देखें, ये है बेटा, when the direct current is switched on the wire, the reading on the balance is seen to decrease. State and explain the direction of the force acting on the wire. और साथ क्या है, the current in the wire. जी, ये मैं इसी डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन उसका चेंज करके, थोड़ी डायग्राम की शक्ल जरा बदल के। ये देखें, ये है जी मैग्नेट, ये यूं मैग्नेट, ठीक है नहीं? यूं, ये यूं मैग्नेट, ठीक है कि नहीं है? ठीक। मोहम्मद अहमद, हेलो जी। मोहम्मद अहमद और अब्दुल्ला, बेटा हम इसके बाद इंशाल्लाह ग्रेविटेशन भी शुरू करेंगे प्रॉपर से। अच्छा जी, ये देखिए नॉर्थ और ये साउथ है बेटा। इस वायर को आप यूं समझ लें, ये वायर यूं दिखा रहा हूं मैं, वायर को मैं एज ए डॉट दिखा रहा हूं। बेटा अगर यहां रीडिंग आ रही थी, तो रीडिंग किस चीज की आ रही थी? वो वेट ऑफ द मैग्नेट की आ रही थी। जी, वायर में करंट है। क्वेश्चन देखें, दोबारा पढ़ लें यार। क्वेश्चन है जनाब, व्हेन द डायरेक्ट करंट इज स्विच्ड ऑन, कहता है जब मैंने करंट दिया तार को, तो तब मैग्नेट की वो नीचे रीडिंग चेंज हो। फर्ज करें ये बैलेंस रीडिंग रीड कर रहा था 144.62 ग्राम, तो ये क्या बता रहा था? मैग्नेट का वेट बता रहा था। भाई किसका मास बता रहा था? मैग्नेट का। कहता है जब मैंने इस करंट में करंट दिया, यानी इस तार में, मुमकिन है वो करंट यूं गया हो, मुमकिन है वो करंट यूं आया हो, हमें नहीं पता। लेकिन अब ये कहता है कि जी करंट की वो रीडिंग डिक्रीज कर गई 4.62 ग्राम से 142.72 ग्राम। अब आप देखें, मैंने इतना थोड़ा सा डिक्रीज दिखाया क्योंकि करंट ऑन ऑफ करने से थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। जी बेटा, ये तभी होगा जब मैग्नेट को अपवर्ड फोर्स लगेगी। मैग्नेट को अपवर्ड फोर्स लगेगी तो नीचे जो बैलेंस स्पैन है उसकी रीडिंग डिक्रीज करेगी। बेटा मैग्नेट को अपवर्ड फोर्स लगेगी, मैग्नेट को अपवर्ड फोर्स लगेगी तो जनाब इसकी रीडिंग डिक्रीज करेगी। अगर मैग्नेट को अपवर्ड फोर्स लगेगी तो बेटा वायर को किस डायरेक्शन में लगेगी? जी बेटा, मैग्नेट को अगर अपवर्ड फोर्स लगेगी तो वायर को किस डायरेक्शन में लगेगी? नीचे लगेगी, नीचे लगेगी जनाब। अब देखें जनाब, सर रिडक्शन। जी मैं सुन रहा हूं। सर मैग्नेट को अपवर्ड फोर्स क्यों लगेगी सर? देखिए आपको पता है कि ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। आपने ये बात तो पढ़ी है ना कि एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको मैग्नेट में रखें तो उसको फोर्स लगती है, याद है कि नहीं? आपने ओ लेवल में भी पढ़ा था। जी सर, पढ़ा। आप उस वक्त आपने ये नहीं पढ़ा था कि जब वायर पे फोर्स लगती है तो मैग्नेट को भी लगती है। ठीक है, इस ठीक है वायर सर, को समझ आ अगर गया। 2 न्यूटन नीचे लग रही है तो मैग्नेट को ऊपर की तरफ 2 न्यूटन लगेगी। ये याद रखना। क्यों? क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। जब आपको ओ लेवल में ये बात पढ़ाई गई थी तो आधी बताई गई थी कि वायर करंट कैरी कर रही और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, उस पर फोर्स लगता है, ये बात आपको बताई गई थी। मगर ये चीज आपको उस वक्त नहीं बताई गई कि जनाब जब क्या उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जब वायर को फोर्स लगता है तो मैग्नेट को भी लगता है, और अगर मैग्नेट को अपवर्ड फोर्स लगता है तो नीचे जो ये बैलेंस स्पैन है इसकी रीडिंग तभी डिक्रीज कर रही है। तो अब आपने जवाब क्या लिखना है? यहां पर आपने इसका जवाब शुरू करना है 3 नंबर का, तो क्या लिखेंगे? हाँ जी, रीडिंग ऑन द बैलेंस
हाँ, is seen to decrease because upward force acts on the magnet. Upward force acts on the magnet. Which is the reaction of downward force acting on the wire. Which is the reaction of downward force acting on the wire? Which is the reaction of downward force acting on the wire? वायर पर ये फोर्स क्यों लगता है? This downward force on the wire, हाँ, is because of, जी क्या जवाब लिखूं? Because of what? किसका what? Because of, जी, because of interaction of the two magnetic fields. वो यार ये किधर चला गया? मैंने उसको टर्न ऑफ किया तो ये, because of interaction of the two fields. जी, two fields. One magnetic field created by the wire and the other magnetic field of the magnet. अच्छा जी, अब आगे देखें करंट किस डायरेक्शन में। अगर वायर को डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, आपकी फर्स्ट फिंगर यूं जाएगी और थंब ने नीचे जाना है, तो मुझे बताएं करंट किस तरफ होगा? बी से ए नहीं है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, आप खुद देखें कि अब करंट जो है वो बी से ए जा रहा है। अब अपनी फर्स्ट फिंगर को नॉर्थ से साउथ की तरफ करें, थंब को डाउनवर्ड पॉइंट करें, तो आप लेफ्ट हैंड यूज करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर जो है, सेकंड फिंगर, वो बी से ए पॉइंट करेगी। वो किस तरफ पॉइंट करेगी? बी से ए पॉइंट करेगी। तो क्लियरली पता चलेगा आपको कि लेफ्ट वो बी से ए जा रहा है। तो नीचे जवाब क्या होगा? यहां पर अलग से अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ठीक है ना, और यूजिंग द फैक्ट दैट डाउनवर्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द वायर, वी कैन सी, we can deduce that current exists from B to A. ये था जनाब, दिस क्वेश्चन कम्स टू एन एंड। जी, आगे ये क्वेश्चन अभी आपने नहीं पढ़ा, ठीक है कि नहीं है? जी, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जी, डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जी जी, डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जी जी, क्या कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है? आपको याद है? आपको जी, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है? क्या हम कहें एबिलिटी टू स्टोर चार्ज,
नहीं, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज आपकी समझ के लिए तो दुरुस्त है, मगर आप उसको ये कोट नहीं कर सकते इस तरह से। जी चार्ज और वोल्टेज। नहीं, आप उसको लिखने का तरीका आपका ये देखें, आप इस तरह से लिखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये लाइन खींचेंगे आप, ठीक है कि नहीं। फिर चार्ज स्टोर्ड on either of the plates over electric potential difference between the plates. Charge stored on either of the plates divided by electric potential difference between the plates. A student has three capacitors. Two of the capacitors have a capacitance of 4 microfarad and one has a capacitance of 8 microfarad. A student has three capacitors. Two of the capacitors have a capacitance of 4 microfarad and one has capacitance of 8 microfarad. ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? A student has three capacitors. Two of the capacitors have a capacitance of 4 microfarad and one has a capacitance of 8 microfarad. ठीक है? Draw a labeled circuit diagram, one in each case, to show how the three capacitors may be connected to give a total capacitance of 1.6. My goodness. मेरा ख्याल है ये सीरीज में आप जोड़ के देखें, सीरीज में क्या होगा जनाब, ठीक है कि नहीं। सीरीज में यूं, आपको पता है सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है? इसके बराबर होती है। आप चेक करें कि वाया टोटल कैपेसिटेंस यही आई है आपकी सीरीज में, आप देखें। नहीं सर, ऐसा नहीं आ रही। चेक कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। यही आ रही है सर, हाँ, यही आ रही है। देखिए यही आ रही है कि नहीं आ रही? वही आपने क्या बताया अलबाब के, यही आ रही है। जी सर, मैंने 8 की जगह 9 कर दिया था और यही आ रही है। अब मुझे बताएं कि जनाब 10 कैसे होगी? ये 4 और 4 को जोड़ें तो टोटल कितनी बनती है? सीरीज में 4 और 4 को जोड़ें तो क्या बनती है जी? 4 और 4 को जोड़ें तो क्या बनती है? आपको पता है सीरीज में सर, 2। कैपेसिटेंस आधी हो जाती है। आपने पढ़ा हुआ है कि इस तरह करके एक कैपेसिटर हो। बेटा एक मिनट में ये स्विच हिला लूं, बैटरी लगता है रनिंग लो हो रही। जी जी, ये ऑनलाइन क्लास सिर्फ बेटा नाम को आप कहें आसान है, मुश्किल है ये बड़ी। इसमें 600 तरफ ध्यान होता है। जब आप क्लास में खड़े होते हैं तो आप बड़े सुकून से पढ़ास रहे होते हैं, दाएं बाएं आपका ध्यान ही नहीं होता। सर इसके साथ वो 8 वाला पैरेलल में लगा देंगे तो बड़ा अल्लाह का वली है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो तो ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? C/2। ये यूं कर लें, ये यूं, तो दोनों ये दोनों मिले तो ये इस तरह से आपका क्या बनेगा?
ये जनाब टोटल मिलाकर बन जाएगा आपके पास 10, क्योंकि ये 4 और 4 मिलाकर क्या बनेंगे, ये 4 और 4 मिलाकर बन जाएंगे 2, क्योंकि सीरीज में 2 होता है, और पैरेलल में आपको पता है कैपेसिटेंस ऐड होती है। जी, इन दोनों को आप ऐड करें, 2 + 8 = 10। पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होती है, पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होती है, ऐड होती है। कोई मसला तो नहीं? जी जी। अच्छा यार, वो जो अभी हमने वो क्वेश्चन एक किया था, मुझे सडनली याद आया, वो जो BIL वाला क्वेश्चन है, एक मिनट है। जी सर, उसका ग्राफ रहता है सर। जालिम बात रह गई, हम छोड़ गए हैं इसको। मुझे याद आया कि इसका तो हमने वो, इसका तो पूरा एक ग्राफ हमने छोड़ दिया जी। A direct current of 4.6 ampere in the wire causes the reading on the balance to change by 4.5 into 10⁻³ The direct current is now replaced by an alternating current of frequency 40 Hz and the root mean square value is 4.6 ampere. On the axis of the figure 8.2, sketch a graph to show the change in balance reading over a time of 50 milliseconds. जी, ये तो रह ही गया था जनाब, है भाई? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर। अच्छा, वो असल में मैंने जो लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ था ना साथ, वो एकदम बंद हो गया, ठीक है कि नहीं है? अच्छा जी, अब आप यार ये चीज देखो कि जिसकी RMS वैल्यू 4.6 एम्पियर होगी, उसकी पीक वैल्यू क्या होगी? जी, आपको पता है IRMS किसके बराबर है? पीक वैल्यू ओवर √2। 4.6 = पीक ओवर √2। पीक करंट किसके बराबर है? √2 into 4.6। बेटा √2 6.51। जी कितना आता है? 6.51। 6.51। जी सर। जी, सब लोग ये भाई यही है? जी सर, यही है। अच्छा, अब आप ये मुझे बात बताएं, अगर 4.6 एम्पियर के लिए जो वो बैलेंस रीडिंग चेंज होती है, वो 4.5 into 10⁻³ है। 4.5 into क्या है जी? ये देखें, एक मिनट है जी, इसमें ये चीज देखें, अच्छा जी, अब आप ये चीज देखें कि 4.6 जब करंट हो तो बैलेंस रीडिंग कितनी है उसके लिए? वो है 4.5 into 10⁻³ तो जब करंट 6.51 होगा तो फिर रीडिंग में क्या चेंज आएगी? ये रेशियो यूज करके निकालें, क्या आती क्या है ये वैल्यू? बेटा ये रेशियो यूज करके ये वैल्यू निकालें, क्या आती है? जी जी सर 6.37 एक्सपोनेंट -3। 6.37 into 10⁻³ इसका मतलब है कि जब पीक करंट जिस तरह से होगा, आप देखें वायर में करंट कभी यूं फ्लो करता है, इस तरह, इधर देखें ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर, कभी यूं फ्लो करता है, कभी वायर को अपवर्ड फोर्स लगेगा, कभी डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। जब वायर को अपवर्ड लगेगा तो मैग्नेट को डाउनवर्ड लगेगा, जब मैग्नेट को डाउनवर्ड लगेगा तो वायर को अपवर्ड लगेगा।
तो जो वो रीडिंग है ना, ग्राफ में रीडिंग चेंज हो रही होगी, बैलेंस पे टॉप एंड बैलेंस की रीडिंग चेंज हो रही होगी, और बाय 6.37 एम्पियर चेंज हो रही होगी। 6.3 को आप 6.4 भी ले सकते हैं, वो ये पॉइंट बनता है, ये लेवल बनता है जनाब, और नीचे की तरफ भी यही बनता है 6.4 ऑलमोस्ट। ये इनके बीच में रीडिंग फ्लक्चुएट करेगी इंटू 10⁻⁻, ये जो 10⁻³ है ये यहां लिखा हुआ है, उसको हमने नहीं साथ लेकर आना। अच्छा जी, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40 हर्ट्ज। ऊपर देखें फ्रीक्वेंसी कितनी है, टॉप 40 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी अगर 40 हर्ट्ज है तो मुझे बताएं कि उसका टाइम पीरियड किसके बराबर होगा जी? 1/40 को मुझे बता सकता है, क्या जवाब होगा इसका जी? सर 25 मिली सेकेंड्स। 25 मिली सेकेंड। तुम अल्लाह के वलियों में से एक वली हो। तो अब 25 मिली सेकेंड्स कहां बनता है? जहां बनता है। और इसका हाफ क्या होगा? ये होगा। और ये, और इसका हाफ क्या होगा? ये। अब आप खुद देखें, ये ग्राफ बनाना था। टॉप एंड बैलेंस की रीडिंग कभी कम कभी ज्यादा होगी बेटा। ये था वो सर। क्वेश्चन जो जी मैं सुन रहा हूं। सर ये ग्राफ साइनोसॉइडल क्यों होगा सर? इसलिए कि एसी करंट भी साइनोसाइडल होता है। अगर एसी करंट साइनोसाइडल है तो वायर में पे जो फोर्स लगेगा वो भी साइनोसाइडल होगा, और वायर पे फोर्स साइनोसाइडल होगा तो मैग्नेट में भी फोर्स साइनोसाइडल होगा। मैग्नेट में फोर्स साइनोसाइडल होगा तो नीचे बैलेंस की रीडिंग भी साइनोसाइडल होगी, कभी अप कभी डाउन। ठीक है? यस सर, ठीक है। जालिम क्वेश्चन शुरू हो गया बेटा, एक मिनट है, ये तो हमने पढ़ लिया था। हाँ जी यार, सबसे पहले मुझे बताएं ये ग्राफ आपने किस टॉपिक में पढ़ा था? मुझे चला ये पहले बता दें। ये कोई बंदा बता सकता है कि ये ग्राफ किस टॉपिक में आया था? जो यही बता देगा वो जन्नती होगा पक्का इंशाल्लाह। बताएं सर जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर रेक्टिफिकेशन में। ये टॉपिक रेक्टिफिकेशन का था। ये टॉपिक किसका था? रेक्टिफिकेशन का था। रेक्टिफिकेशन, हाँ, इसमें ये वाला सी नहीं है, रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन क्या थी? कन्वर्शन ऑफ एसी इंटू डीसी। एसी, और ये किस चैप्टर का सब सेक्शन है? एसी सर्किट्स का। जो मैग्नेटिज्म का तीसरा और आखिरी टॉपिक था ना चैप्टर, उसका सब सेक्शन है। एसी सर्किट्स में आपने पढ़ा ही, पूछे क्या था? आपने म्यूचुअल इंडक्शन एंड ट्रांसफार्मर का एक टॉपिक पढ़ा था, और उसके बाद आपने एसी सर्किट्स पढ़े थे जिसमें वो आपने आरएमएस वैल्यू वगैरह पढ़ी थी। एक सिंपलेस्ट एसी सर्किट पढ़ा था आप, और उसके बाद आपने पढ़ी रेक्टिफिकेशन थी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और मुझे बताएं ये वो रीजन है जिसमें कैपेसिटर क्या कर रहा था? डिस्चार्ज। और ये वो रीजन है जिसमें कैपेसिटर क्या कर रहा था? चार्ज। डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करता था तो वो एनर्जी देता था रेजिस्टेंस को, जब चार्ज करता था तो वो एनर्जी लेता था। ठीक है कि नहीं? और ये क्या है? ये आप वो डीसी है जो एसी से डीसी बनाया गया है, और ये परफेक्ट डीसी नहीं है। परफेक्ट डीसी तो इस तरह का होता है जो बैटरी से मिलता है आपको, मगर मैंने कहा था कि बैटरी का करंट बहुत महंगा होता है, बहुत ज्यादा महंगा। जो डेमो से बिजली बनती है, बैटरी की बिजली उसके प्राइस के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा है बैटरी की बिजली महंगी, वो उसके सामने कुछ भी नहीं। अब उसने ये चीज देखें, यूज द डेटा फ्रॉम फिगर 6.2 टू डिटरमिन द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द कैपेसिटर टू द रेजिस्टर बिटवीन टाइम t1 एंड t2। t1 एंड t2 में देखें, ये टाइम t1 है,
और ये टाइम t2। इसमें जब कैपेसिटर ने एनर्जी दी वो सिर्फ ये रीजन, इसके अलावा तो कैपेसिटर ने एनर्जी दी ही नहीं। तो आप देखें यहां कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी थी 7 वोल्ट्स, और यहां कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी थी 4 वोल्ट। इसका मतलब है, और एनर्जी कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है हाफ CV स्क्वायर। तो इसका मतलब है कैपेसिटर के पास शुरू में इतनी एनर्जी थी और बाद में जो उसने दी तो वो इतनी इतनी रह गई उसके पास। तो जो दी वो पुरानी माइनस न्यू, इतनी एनर्जी उसने दे दी रेजिस्टेंस को। कोई मसला तो नहीं है। और ये आप निकाल ही नहीं सकते जब तक आपको सी ना पता हो। तो सी कितना है वो पार्ट पिछले पार्ट से पता चलेगा। लगता है हम हाँ यहां से हम ये चीज छोड़ आए। ओहो जी, 47 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। कितने का है 47 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो सी की जगह आप 47 पुट करेंगे। कोई मसला तो नहीं है जी। जी कोई इशू तो नहीं है बेटा इसमें। अब्दुल्ला शमीम, नहीं सर। फरजान अली, नहीं सर, कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा जी, राहिम मलिक और राजा सलमान अजीम, नहीं सर, कोई मसला नहीं। ठीक है सही है। जी वाह वाह जी। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जी बेटा, व्हाट इज मेंट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कौन बताएगा। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है कोई जन्नती इंसान जो मुझे बताए क्या है। जी सादी सी बात है। जी कोई बता सकता है मुझे कि नहीं। जी, electric field is a region around a charged particle where its influence is felt by other charges. Yeah, where its force is experienced by other forces, other charges. Electric field is a region around other charge around a charged particle या चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। चार्ज पार्टिकल जरूरी नहीं कि चार्ज पार्टिकल हो, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट वेयर अदर चार्जेस एक्सपीरियंस a force. जी, an isolated solid metal sphere of radius r. The charge on the sphere is plus q and the electric field intensity at its surface is E. Okay. जी, तो फिर क्या होगा जी? What will happen? हाँ, on the figure 5.1, draw a line to show the variation of the electric field strength with distance x from the center of the solid sphere for values of x from x equal to 0 to 3r. जी, आपको पता है कि ये जो स्फीयर है, चार्ज सारा इसकी सरफेस पे रिजाइड करेगा। चार्ज सारा इसकी किस पे रिजाइड करेगा? सरफेस पे। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, तो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो सरफेस पर आकर जब बाहर आप आते हैं, +1 कूलम को यहां रखते हैं, +1 कूलम एक यहां पड़ा, उसको धक्का लगता है,
वो पॉइंट ये है 1e। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो KQ/R² है। R को डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 1/4। और आपको पता है 1/4 0.25 है, ये वाली वैल्यू है। और जब ट्रिपल करेंगे तो क्या होगा? 1/3 का स्क्वायर क्या होता है? 1/9। 1/9 क्या होता है? 0.111। तो 0.11 कहाँ आएगा? यहां कहीं आएगा, इस जगह आएगा। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? यहां से इसको ऊपर उठाएं, ये जो दिस इज द ग्राफ। ये कोई इशू तो नहीं है बेटा यहां तो, ठीक है। आगे चलते हैं। द स्फीयर हैज अ रेडियस ऑफ 0.26. Electrical breakdown, a spark occurs when the electric field strength at the surface of the sphere exceeds 2.0 into 10⁻⁶ volt per meter। ठीक है कि नहीं? अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ। इस वक्त मेरा बस नहीं चल रहा, मैं आपको वॉल्टर लीवन का वो लेक्चर दिखाऊं जिसमें उन्होंने ना वो लैब के क्लास के अंदर वो स्पार्क करके बताते हैं। पहली बात तो ये कि मैं इसको थोड़ा वजाहत कर दूं कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता क्या है। देखें बेटा, आप जब भी किसी कमरे में, ये देखें, ये कोई कमरा है, उसमें आपने ये एक स्फीयर, कोई डोम है, और ये वो कमरा है, ठीक है कि नहीं? आप इसमें इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। जब आप इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो याद रखें, दीवारों के ऊपर, दीवारों पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दीवारों पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फिर क्या होता है बेटा? यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है। मैं कोई डिटेल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड नहीं बना रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब होगा क्या? जो हवा है, एयर है, एयर का ये एक एटम दिखा रहा हूं, ये एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट कर रहा है। मगर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को प्रॉब्लम होती है। कैसी प्रॉब्लम? वो ये होती है कि ये एटम है, इलेक्ट्रॉन यूं यूं रोटेशन शुरू करता है, जरा उस पॉजिटिव चार्ज के करीब आ जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वैल्यू को एक्सीड करती है, इसको आप वोल्ट पर मीटर भी लिखा हुआ है, इसी को आप इस तरह भी लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम, ठीक है कि नहीं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वैल्यू को एक्सीड करती है तो पूछें फिर क्या होता है? फिर हवा के इलेक्ट्रॉन छोड़कर अपने एटम को ग्लोब की तरफ आते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। और आपको स्पार्क जो नजर आता है वो पूछें क्या नजर आता है? ये एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है इस एटम पे। जब वो जंप करता है तो वो लाइट एमिट करता है। वो आपको जो उसकी जंपिंग है वो आपको एक शोले की मानद ऐसे निकलती नजर आती है। फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इस एटम पे लैंड करता है, फिर यहां से जंप करके इस एटम पे लैंड करता है, फिर यहां से जंप करके यूं आता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एटम टू एटम, तो जब वो जिस एटम पे लैंड कर रहा होता है ना, जिस एटम पे भी लैंड करता है, लैंड करते वक्त वो एनर्जी इमिट करता है। वो एनर्जी आपको एज ए स्पार्क नजर आ रही होती है। जब भी आपको बिजली की चीजों में स्पार्क होता हुआ नजर आए तो आप समझें कि हवा में इलेक्ट्रॉन्स एटम टू एटम जंप करके सफर कर रहे हैं, या एयर कंडक्शन कर रही है। क्या कर रही है? एयर क्या कर रही है? कंडक्शन कर रही है। और एयर क्या है? इंसुलेटर है। मगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस लिमिट को क्रॉस करता है तो एयर इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाती है। क्या बन जाती है? कंडक्टर बन जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी हैं तो तब भी जो एटम्स के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पेरेंट एटम्स को छोड़ के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब जाएं, इसे कहते हैं हाई वोल्टेज ब्रेकडाउन। और हर इंसुलेटर जो होता है, दुनिया में कोई सुपर इंसुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता। आप हाई वोल्टेज लगाएं, कंडक्शन होगी।
आप हाई वोल्टेज लगाएं, कंडक्शन क्या होगी? होगी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जब एटम टू एटम जंप करते हैं तो ये इस तरह से होता है, ठीक है कि नहीं है? अब मैं जो हूं, मतलब मेरा दिल कर रहा है कि मैं प्रेजेंट करूं आपके सामने वो कोई लेक्चर सर वॉल्टर लीवन का, मैंने वो देखे हुए हैं, उन्होंने वो लैब के अंदर स्पार्किंग वो करके दिखाते थे, ठीक है कि नहीं? तो अब ये चीज देखें, अगर मेरा ख्याल, मैं कोशिश करता हूं अगर मुझे वो भी डाउनलोड करते मिल गया कोई चीज, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, हाँ, इस पे पहले चार्ज तो निकाल लेना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर करेंगे। इसमें आप क्यू को सब्जेक्ट बना लें, ई आर स्क्वायर ओवर के होगा, ठीक है? ई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, उन्होंने दी हुई है 200,000। रेडियस कितना है? 0.26 स्क्वायर। के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹। इस तरह से करें आप तो आपके पास आप क्या आ जाता है जनाब? चार्ज आ जाता है। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है बेटा जी? हेलो जी बेटा, हेलो, जी सर, कोई मसला नहीं है सर, सही है। ठीक है। अच्छा, मैं ना इस पे एक वीडियो भी डाउनलोड करके बात को भेजूंगा, वो आप लोगों को साथ शेयर करेगा सर वॉल्टर लीवन की, तो आप वहां देखिएगा। वो क्लास के अंदर स्पार्किंग प्रोड्यूस करते हैं और फिर साथ ही हंस के कहते हैं कि स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग अ गुड वर्थ ऑफ $27,000 दैट यू हैव पेड फॉर द सेमेस्टर फीस। वो फिर पूरी क्लास हंसना शुरू हुई थी। वो मतलब एक ना प्रॉपर क्लास में, ये लेक्चर आप ना यूट्यूब पे देखें, इसका नाम आप लिखें हाई वोल्टेज ब्रेक डाउन बाय वॉल्टर लीवन। क्या लेक्चर? हाई वोल्टेज ब्रेक डाउन बाय वॉल्टर लीवन। और वो बहुत अच्छा लेक्चर है उनका, ठीक है? वो मैंने पूरा देखा था और मुझे बड़ा मजा आया था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, टॉपिक के पीछे चलते हैं जनाब, वापस चलते हैं जी। ये कौन सा है जनाब? ओह, अच्छा जी, यार ये देखें, a cylindrical tube sealed at one end. It has a cross-sectional area A and contains some sand. The total mass of the tube and the sand is m. The tube floats upright in a liquid of the density rho as illustrated in the figure 3.1. ठीक है? अब क्या होता है? The tube is pushed a short distance into the liquid and then released. ठीक है? State the two forces that act on the tube immediately after its release. अच्छा, एक बात याद रखें, ये पानी की सरफेस, ये पानी की क्या है जी? सरफेस है। इस सरफेस पे ये एक ट्यूब है, ठीक है? इस ट्यूब में सैंड पड़ी हुई है। अगर पानी में कोई हलचल नहीं तो ये यहां रुकी हुई है, बिल्कुल परफेक्टली रुकी हुई, और ये इसकी कहलाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका वेट mg नीचे एक्ट करेगा और अप थ्रस्ट इसे ऊपर लगेगी। अप थ्रस्ट इसे क्या लगेगी? ऊपर लगेगी बेटा। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका वेट नीचे की तरफ है और इसको जो अप थ्रस्ट है वो ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है? अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे गई तो अप थ्रस्ट बड़ी हो जाएगी और वेट छोटा हो जाएगा। कैसे, ये फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करूंगा। और अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर गई, यानी दो सूरतें हाल है, मैं दोनों आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये यूं, ये है जी, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और ये वो सूरत हाल है जिसमें वो जरा नीचे, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे, ठीक है? और ये वो सूरत हाल है जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जरा ऊपर है, ठीक है? ये बात, इसमें जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, उसका वेट और अपथ्रस्ट दोनों बराबर, उसका वेट और अपथ्रस्ट दोनों बराबर। जब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे है तो अपथ्रस्ट बड़ी होगी, वेट छोटा होगा और बॉडी अपनी मेन पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करेगी। और जब वो ऊपर होगी तो वेट बड़ा होगा और अपथ्रस्ट छोटी होगी और
वो वापस आने की कोशिश करेगी नीचे की तरफ। एक बात बस आप याद रखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये उसकी अप एंड डाउन मोशन। जब वो इधर होती है तो इस तरफ को एक बड़ा फोर्स उसे लग रहा होता है, जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर होती है तो उसे इस तरफ को बड़ा फोर्स लग रहा होता है। इस तरह आप हमेशा जज कर लेंगे कौन सा फोर्स बड़ा है और कौन सा फोर्स छोटा है। अब अगर आपने एक अपथ्रस्ट की थ्योरी नहीं भी पढ़ी हुई तो आपको पता होगा कि यार जब ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन से नीचे जाएगी तो अपथ्रस्ट वेट से बड़ी होगी, क्योंकि एक नेट फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ लगना है। और जब ये बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर जाएगी तो वेट अपथ्रस्ट से बड़ा होगा, क्योंकि एक नेट फोर्स ने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगना है। ये बात अगर याद हो तो आप हमेशा आपसे जवाब आप ठीक निकाल लेंगे। तो उसने कहा स्टेट द टू फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर इट्स रिलीज। जाहिर है आपने उसको दबा कर नीचे छोड़ा है तो वो वाइब्रेट करेगी अप एंड डाउन, और उसमें कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? अप थ्रस्ट और दूसरा क्या जी? वेट। अप थ्रस्ट और वोट, ठीक है कि नहीं? और अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और आपने उसको नीचे यहां से छोड़ा है उसको, ठीक है कि नहीं, तो अप थ्रस्ट वेट से बड़ी होगी, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ होगा। और अगर यहां से छोड़ा है तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा इस तरफ होगा। यानी अगर आप एक बॉडी को किसी भी तरफ डिस्प्लेस करके छोड़े तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होता है। तो इसमें आपने बताना है कि जनाब बॉडी पर नेट फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये एक्सेलरेशन है, आपने उसे बताना है कि ए कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट। अब जब ये तीनों चारों चीजें कांस्टेंट हैं, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हेंस एसएचएम। आपने इसका ओपनिंग सेंटेंस ये लिखना है, ए बी कांस्टेंट, रो बी कांस्टेंट, जी बी कांस्टेंट, एम बी कांस्टेंट, हेंस इट इज परफॉर्मिंग इक्विलिब्रियम एसएचएम। ये लिख के आपने ये कर देना। और अब आपने इसकी तो बहुत ही आसान है बेटा, ये देखें, आप देखें एंगुलर, आप ये चीज देखो कि टाइम पीरियड अगर उसका 1.3 है तो t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा से उसका ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा होगा 2 पाई ओवर 1.3, तो वो आपका 1.3 से वो जो भी है आप पुट करेंगे तो रेडियंस पर सेकंड आ जाएगा। और फिर देखें डेंसिटी कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। वो वापस चले जाए इधर, देखें आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें, ठीक है कि नहीं? ये इस इक्वेशन से कंपेयर करें, ये चीज जब इसके बराबर आएगी ए रो जी ओवर एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आएगा। इससे आप डेंसिटी निकाल लें, इससे सॉरी आप डेंसिटी निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू, एम की वैल्यू और ए की वैल्यू दी हुई है उसने। बेटा आज हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ खत्म करते हैं, क्योंकि आप सब लोग थक रहे हैं और आस्ता आस्ता क्लास को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ बेटा मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। ठीक, मुझे पता है ऑनलाइन पढ़ना, जो आप में से बैठे हुए हैं ना, अल्लाह जानता है बड़े सब्र वाले हैं, अल्लाह पाक उन सब के दर्जे बुलंद, ठीक है ना? आपका सब्र रियली कमेंडेबल है। ऑनलाइन पढ़ना सर, हाँ सर आपका हमसे ज्यादा है। अल्लाह ताला नहीं आपको बेटा, ये दे। मेरी तो उम्र गुजर गई ना, मुझे तो अब सब्र दिखाना है, क्योंकि जाहिर है मेरी तो अब आगे उम्र 48 का हो